हमारा जो डीएनए है वो एक आरएनए को प्रोड्यूस करता है। कोडिंग स्ट्रैंड होता है जो कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस लेके आरएनए सिंथेसिस करता है। नॉन ईस्टर्न क्रोमेटिन प्रोटीन जो हाई लेवल पे जो पैकेजिंग करनी होती है उसमें यूज होता है। तो नाइट्रोजनस बेस पायरिमिडीन प्यूरिन्स के बने होते हैं। उसमें प्यूरिन्स होते हैं 2 प्रकार के, पायरिमिडीन होते 3 प्रकार के। एक इसमें प्रोटीन लिया, एक इसमें अपना डीएनए लिया और एक इसमें आरएनए लिया। लेकिन अब SNI में ईथर के लेने की वजह से हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होगा। यूजली मैकेनिज्म ये होती है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं और वो इस हाइड्रोजन आयन को अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो हमेशा वीक रहता है, तो HI का जो है वो कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक रहेगा। लेकिन यहाँ पे वो अटैक जनरली इसीलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। इस बार यहाँ पे सिंस A डबल हो रहा है और B भी डबल हो रहा है तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगी। तो यंग्स नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जो लाइट रहता है उसका एक ड्यूअल नेचर रहता है, वो वेव के भी फॉर्म में रहता है और पार्टिकल के भी फॉर्म में। अगर 2 वेव्स है, जैसे पानी की वेव्स है, छोटी छोटी वेव्स है, मिलके एक बड़ी वेव बना देगी। इस केस में जो वेव्स होते हैं वो बहुत बड़े बन जाते हैं। Guys, my name is Satyavrata Maan and I am from class 12 of Medical Projanam. Today I am going to explain the process of transcription. तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली है क्या? तो हमारा जो डीएनए है वो एक आरएनए को प्रोड्यूस करता है और वो आरएनए बाद में राइबोसोम में जाके एक प्रोटीन बनाता है, स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स को शेप करता है। तो बेसिकली भी काम कैसे करता है, तो ये हमारा डीएनए है और अब इसको आरएनए बनाना है। तो क्या होता है बेसिकली कि ऊपर से ऐसे दिखता है लेकिन एक्चुअली में इसमें एक प्रोमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर होता है। तो बेसिकली बेटर समझने के लिए इसको हम ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर एक प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन, ये पूरा बीच का, और एक ये टर्मिनेटर। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर एंटर करता है और फिर यहाँ से वो स्ट्रक्चरल जीन को कॉपी करना शुरू करता है। थोड़ा सा इस तरह का वो होता है इसके बीच से वो यहाँ पे रहता है और धीरे धीरे बनाता रहता है और आरएनए जो है इसके लटकता रहता है इस तरीके से। तो अब ये आगे बढ़ता रहेगा और जीन का जितना पार्ट का वो रिक्वायर्ड है प्रोटीन के लिए उतने पार्ट को स्क्रिप्ट कर लेगा। फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे टर्मिनेटर है, तो यहाँ आके मतलब इस प्रोटीन का जो खत्म हो जाता है और जो आरएनए है वो फॉल ऑफ हो जाता है। दैट्स इट। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए होता है उससे हम आरएनए बनाते हैं जो आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम के अंदर जाके। तो बेसिकली जो डीएनए होता है उसके 5' एंड पर प्रोमोटर रीजन होता है और वो अपस्ट्रीम पर होता है और 3' एंड डाउनस्ट्रीम पर टर्मिनेटर रीजन होता है जो आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ऊपर एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और नीचे कोडिंग स्ट्रैंड होता है जो कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस लेके आरएनए सिंथेसिस करता है। बेसिकली वो कोडिंग स्ट्रैंड सिर्फ रेफरेंस के लिए वो कुछ कोड नहीं करता, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वही कोड करता है। और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें 3 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, टेलिंग, कैपिंग और स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में बेसिकली जो इंट्रॉन्स होते हैं जो काम के नहीं होते उनको निकाल देते हैं और एक्सॉन को जोड़ देते हैं सीक्वेंस में। वो टेलिंग होता है उसमें 200-300 एडिनिन जोड़ देते हैं नीचे से और मिथाइल गोनोसिन जोड़ते हैं ऊपर। कैपिंग में गोनोसिन जोड़ते हैं और हमारा आरएनए रेडी बन जाता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्यों एक ही स्ट्रैंड क्यों? क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी हुए तो प्रोटीन भी 2 टाइप के सिंथेसिस होंगे जिससे बॉडी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे बेहतर जवाब कोई दे सकता है? बेटा दे दीजिए। मींस एक जीन के 2 प्रोटीन बनेंगे, अगर 2 स्ट्रैंड ये प्रोटीन ट्रांसक्राइब, और अगर वो 2 स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होंगे तो 2 एमआरएनए बनेंगे और 2 एमआरएनए आपस में चिपक जाएंगे, वो डबल स्ट्रैंडेड बनेगा तो फिर राइबोसोम से एक्सेप्ट होगा। ठीक, वैसे उन्होंने भी कहा। ठीक, बढ़िया बच्चों। ओके। तो जो डीएनए का हेलिक्स होता है वो उसका जो लेंथ यानी कि डीएनए का जो हेलिक्स होता है उसका लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि 3.4 नैनोमीटर्स का होता है।
उसमें 10 बेस पेयर्स आते हैं, ठीक है, और 10 बेस पेयर्स आते हैं और 10 बेस पेयर आते हैं और एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का जो डिफरेंस होता है, यानी कि लेंथ का डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद जो डीएनए की लेंथ होती है वो 2.2 मीटर, यानी कि जो डिप्लॉयड डीएनए की जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर्स की होती है, जो कि 10⁻⁻⁶ यानी कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसमें फिट होता है। यानी कि उसकी लेंथ आई कैसे, तो जो जितने बेस पेयर्स है उसको अगर हम डिप्लॉयड जो डीएनए होता है उसके डीएनए में कितने बेस पेयर्स होते हैं वो और उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.2 मीटर्स आ जाता है उसका लेंथ। फिर उसके बाद पैकेजिंग में उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में, शुगर्स होती है न्यूक्लियोटाइड और वो पूरा पैक होता है। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है? हिस्टोन ऑक्टामर यानी कि जब 8 हिस्टोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक साथ में आते हैं तो हिस्टोन ऑक्टामर बनता है, यानी कि 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, हाँ, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यानी कि अगर हायर लेवल पे अगर न्यूक्लियोसोम को रखना है या पैक करना है तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यूज़ करेंगे। जो दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर और डीएनए की जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है और ई कोलाई बैक्टीरिया की 1.36। तो फिर हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसमें जो डीएनए वो स्कैटर्ड नहीं होते और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और तो फिर हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होता है जिसमें वो रिच होता है बेसिक अमीनो एसिड, उसमें जो होते हैं वो है लाइसिन और आर्जिनिन। और जो हिस्टोन ऑक्टेमर होता है मतलब हिस्टोन ऑक्टेमर होता है 8 यूनिट्स से मिलके उससे जो मिलके बनता है वो होता है न्यूक्लियोसोम, जिसमें जो डीएनए हेलिक्स होता है वो उसे रैप करता है तो उसे न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और जो न्यूक्लियोसोम मिलके जो कंस्टिट्यूट करता है यानी कि जो मिलके बनता है न्यूक्लियोसोम मिलके उसे बोलते हैं क्रोमेटिन। और न्यूक्लियोसोम मिलके जो बनता है क्रोमेटिन उसे बिट्स ऑन स्ट्रिंग जो स्ट्रक्चर बोलते हैं न्यूक्लियोसोम होते हैं मिलके क्रोमेटिन बनता है। और फिर नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन जो हाई लेवल पे जो पैकेजिंग करनी होती है उसमें यूज़ होता है। और यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, जो यूक्रोमेटिन होता है वो लूजली बाइंड होता है यानी कि लाइट स्ट्रेट का, और जो यूक्रोमेटिन होता है वो डेंसली पैक्ड होता है डार्क। और जो यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब न्यूक्लियोटाइड की चेन। सबसे पहले व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड में होते हैं शुगर, फॉस्फेट और साथ में एक लगा रहता है नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस पायरिमिडीन प्यूरिन्स के बने होते हैं। उसमें प्यूरिन्स होते हैं 2 प्रकार के, पायरिमिडीन होते हैं 3 प्रकार के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड से पहले एक स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, ये शुगर होती है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है, ये हो गया अपना न्यूक्लियोसाइड। क्या हो गया? तो और उसके बाद एक फॉस्फेट लग जाता है यहाँ पे, ये पूरा स्ट्रक्चर अपना हो गया न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया? तो वही होती है चेन, न्यूक्लियोटाइड की चेन। तो ओके, तो 5' चेन पे जो होता है वो अपना फॉस्फेट लगा होता है। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड की चेन मतलब ये चेन, अब इनकी चेन बनती जाएंगी और अपना डीएनए बनता जाएगा। तो डीएनए जो होता है उसकी पोलैरिटी एंटी पोलैरिटी होती है। कैसी पोलैरिटी होती है? एंटी पोलैरिटी। तो मतलब यहाँ से 5' यहाँ 3' आएगा, यहाँ 3' आएगा, यहाँ 5' आएगा। अब यहाँ पे अपने न्यूक्लियोटाइड लगते जाएंगे। क्या लगते जाएंगे? तो ये अपना डीएनए का मॉडल हो गया। यूरेसिल होता है उसमें, सेकंड कार्बन पे OH होता है और यूरेसिल होता है, इसलिए। ठीक है, और कोई पूछना चाहता है कुछ? हाँ बेटा। दो न्यूक्लियोटाइड कौन से एंड पे किससे जुड़े होते हैं? देख, अब यहाँ पे जो है 3rd कार्बन है
यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, समझ जाओ। अब यहाँ पे फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड है अपना पहला, और इसके नीचे दूसरा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पे फॉस्फेट। और यहाँ पे जो अपना कोएस यहाँ पे जो बॉन्ड है और ये जो फॉस्फेट है ये जुड़ता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तो ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 सब्सटेंस से मिलके बना होता है। एक पेंटोस शुगर जो कि डीएनए में राइबोज होती है, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है और आरएनए में राइबोज। दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक पायरीन और दूसरा एक प्यूरीन और दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरीन में एडनिन और ग्वानिन आता है, पायरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आता है। जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH से जुड़ता है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और जब पेंटोस शुगर के 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से, तो पूरा न्यूक्लियोटाइड बनता है। 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ऐसे ही फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। सबसे पहले ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक अपना एक निमोनी बैक्टीरिया लिया था, तो उसने 2 स्ट्रेन्स लिए थे, बेसिकली S और R। जहाँ पे जो S स्ट्रेन था वो वायरुलेंट था, उसके ऊपर जो म्यूकस कोटिंग थी वो वायरुलेंट थी, और R स्ट्रेन था वो नॉर्मल था। सो जब उसने S स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो बेसिकली मर गया माइस, और R स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया तो सरवाइव कर गया। सो बाद में उसने सेम S स्ट्रेन और इस बैक्टीरिया को उसने हीट किल किया। हाँ, क्योंकि जो यहाँ पे जो उसने जब उसके साथ मिक्स किया था और वो मर गया था, तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिला कि जो R स्ट्रेन है वो किसी चीज़ के वजह से ट्रांसफॉर्म हुआ है टू वायरुलेंट फॉर्म। तो इस रेस में फिर बाद में 3 साइंटिस्ट आए, एवरी, मैकार्टी एंड मैकलॉड। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोलते हैं अपना उसी इसका तीनों कंपोनेंट्स को डिफरेंट करके सेग्रीगेट किया। एक इसमें प्रोटीन लिया, एक इसमें अपना डीएनए लिया और एक इसमें आरएनए लिया, एंड फिर उस हर एक को उस माइस में इंजेक्ट किया। सो जो प्रोटीन था उससे भी माइस नहीं मरा, जो आरएनए था उससे भी माइस नहीं मरा, लेकिन जब हम लोगों ने उसी का डीएनए उसके अंदर डाला तो वो माइस बेसिकली मर गया। देन हम लोगों ने आरएनएस लिया, तभी भी वो माइस मर गया था। डीएनए के में आरएनएस डाला तो भी वो माइस मर गया था। एंड जब हम लोगों ने डीएनए डाला, जिसके वजह से डीएनए जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो माइस बेसिकली सर्वाइव कर गया। सो इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि जो आरएनए और प्रोटीन है उन्होंने वो जो चीज़ है वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं की थी, जिसके वजह से जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ था। सो ये डीएनए ही है जो जिसके वजह से अपना आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ था। जेनेटिक कोड इज ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोग्राम। तो गैमाओ ने वो एक फिजिसिस्ट था जिसने जेनेटिक कोड को बेसिकली दिया था। और यहाँ पे और 2 साइंटिस्ट के बारे में बात किया है, एक खुराना और नीलबर्ग ने बेसिकली सेल फ्री सिस्टम में बताया था कि कैसे ये मेटाबॉलिज्म कराई थी सेल फ्री सिस्टम में। और फिर अपन सीधा फीचर्स पे आते हैं। तो बेसिकली जेनेटिक कोड तो 64 टाइप्स ऑफ जैसे 64 जैसे बेसिकली जीन है, तो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे एंड। तो ये रहता है सबसे पहला स्टार्ट कोडॉन और ये वाला रहता है स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन में AUG आता है और स्टॉप कोडॉन में 3 आते हैं, UAA, UAG और UGA। तो मतलब बेसिकली जब ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये बताएगा यहाँ पे स्टॉप होगा। तो मतलब जब ऐसे जो इन्वॉल्व रहते हैं बनाने में वो मतलब यहाँ पे आखिरी वाला, तो ये जो इतने हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे, ये वाला बस बताएगा कि स्टॉप करना है और यहाँ से इनिशिएट होगा। और ये रहते हैं 64 टोटल, तो ये वाला इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तो फंक्शनल में 61। तो उसके बाद हमें बताया कि ये जैसे अभी ये 3 कोड मतलब ये 3
ये है, तो ये एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो ये अमीनो एसिड मतलब ये एक अमीनो एसिड बनाने के लिए मतलब बहुत सारे कोडॉन हो सकते हैं, मतलब AUG हो गया और मतलब 3-4 हो सकते हैं। तो ये हमें बताता है ये अमीनो एसिड का डीजेनरेसी नेचर है। और सेम अभी जैसे ये कोडॉन है, एक कोडॉन बहुत सारे मतलब एक कोडॉन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है और वो कोडॉन सिर्फ वही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो वो हमें बताता, तो उसका अनएम्बिगुअस नेचर बताता है कोडॉन का। ऐसा कौन सा कोडॉन है हाँ, जो 2 अमीनो एसिड्स को कोड करता है? जो स्टार्ट कोडॉन का जो वैलिन और मिथोनिन को कोड करता है, हाँ वो कोडॉन GUG। Myself Darshana, and today's my topic is to differentiate between SN2 and SNI reaction. तो SN2 and SNI में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये फिशर प्रोजेक्शन में, और इसका पहले हम इन द प्रेजेंस ऑफ कराएंगे थायोनिल क्लोराइड बट पिरिडीन के साथ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन वो देगा SN2। तो होगा ये कि यहाँ पे हमें पता है SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल आता है और वो जुड़ते जुड़ते रिएक्टेंट से जुड़ते जुड़ते ही हमारा जो एल्कोहल है मतलब OH ग्रुप है वो निकल जाता है। तो पर यहाँ पे ऐसा होता है कि वो जिस साइड से आ रहा है अब वो यहाँ से नहीं आएगा, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो सामने से नहीं आएगा। सामने से इन द सेंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये निकल रहा होगा, जाहिर सी बात है कुछ निकल रहा है और उधर से ही कोई आ रहा है तो धक्का मारेगा, धक्का मुक्की होगी, तो इसलिए वो थोड़ा पीछे से, मतलब वो पीछे से आएगा। अब जाते वक्त आते वक्त इसलिए तो उसको आराम से वो निकलेगा और वो पीछे से अटैक हो जाएगा। मतलब इसका जो बेसिकली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोले तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका ठीक उल्टा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम चेंज कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्जन हुआ। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट हो गया, हमारा जो रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना तो वो इन्वर्ट हो गया, उसका स्ट्रक्चर एज वैसा नहीं रहा जैसा उसको होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसको पीछे से आना पड़ा। तो ये सब बेसिकली था। तो ये SN2 मैकेनिज्म था विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कटायन। SN2 मैकेनिज्म हम पिरिडीन की प्रेजेंस में कराएंगे। अब हम सेम रिएक्शन कराते हैं ये ईथर की प्रेजेंस में, सेम रिएक्टेंट, सेम थायोनिल क्लोराइड, बट सिर्फ फेरिक होता है पिरिडीन का और ईथर का। सिर्फ इतने से फ़र्क से ये रिएक्शन दे देगी SNI मैकेनिज्म। और SNI में ये होता है सबसे बड़ा डिफरेंस कि पहले हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो थे वो बदल गए थे, लेकिन अब SNI में ईथर के लेने के वजह से हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होगा। सेम होगा इन द सेंस मतलब ये तो हटेगा, न्यूक्लियोफाइल भी लगेगा, फर्क ये होगा कि ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा रिएक्टेंट का था। तो रिटेंशन हो जाएगा, रिटेन कर लेगा वो अपनी पहली स्ट्रक्चर को बाद में भी। माई सेल्फ पूर्वा, और मैं अभी ल्यूकर्स टेस्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें हम 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेंगे इस टेस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम 2 डिग्री और 1 डिग्री का रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, तब वो ज़्यादा स्टेबल मतलब कार्ब कैटायन कम स्टेबल बनता है, या तो वो आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाता है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने ZnCl और ZnCl2 और ZnCl2 के साथ उनका रिएक्शन करवाया और हीट के साथ, ना कि HCl के साथ, क्योंकि वो कार्ब कैटायन अच्छे से स्टेबल बना पाए इसलिए। तो सबसे पहले 2 डिग्री से करवाया, HCl का 2 डिग्री से करवाया तो वो अच्छा कम स्टेबल कार्ब कैटायन बना, जबकि जब हमने 2 डिग्री अल्कोहल को ZnCl2 के साथ करवाया तो वो उसने अच्छा कार्ब कैटायन दिया था। और फिर 1 डिग्री, जब 1 डिग्री का हमने रिएक्शन करवाया था बस HCl के साथ, तो प्राइमरी कार्ब कैटायन बना था जो कि कम स्टेबल था, वो प्रोसीड नहीं कर पा रहा था आगे। तो फिर उसके बाद हमने 1 डिग्री का ही रिएक्शन करवाया ZnCl2 के साथ और हीट के साथ, तो उसमें अच्छा कार्ब कैटायन बना ZnCl2 और हीट के वजह से। फिर 3 डिग्री के लिए हमें ZnCl2 या हीट की इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो HCl के साथ ही रिएक्ट करके बना लेता है। जैसे वाइट टर्बाइड जो बनता है
वो 3 डिग्री जल्दी बना लेता है, और उससे कम समय लेता है 2 डिग्री, और उससे ज़्यादा कम मतलब ज़्यादा समय लेता है 1 डिग्री। और जो ल्यूकस रिएजेंट जो होते हैं वो होते हैं ZnCl2 और HCl। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवनीश, और आज मैं साइक्लिक ईथर की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कैसे होती है ये बताने वाला हूँ। तो मतलब जो साइक्लिक ईथर की रिएक्शन है वो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में होती है, और दोनों मीडियम में SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। बट ये जो एसिडिक मीडियम है इसमें ये मतलब दुनिया की ऐसी एक ही रिएक्शन है जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो मोर हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करता है, ना कि लेस हिंडर्ड जैसे मोस्टली SN2 में होता है। तो यहाँ से जैसे हम देखेंगे तो H2O से जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो बनेगा OH-। जो लोग नॉर्मली SN2 पढ़े हैं उन्हें ये लगेगा कि जो OH- है वो लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाके अटैक कर देगा और वहाँ से प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि एसिडिक मीडियम है। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा इस पर हाइड्रोजन लगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये ऑक्सीजन जो है ये इसके साइड्स के जो दोनों कार्बन है इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिसके वजह से ये पोलराइज हो जाएगा और इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो H2O है H2O, तो H2O के पास भी H2O का जो ऑक्सीजन है उसके पास भी दो लोन पेयर्स है, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। अब जो H2O है वो आइदर इस कार्बन पर अटैक कर सकता है या फिर इस कार्बन पे। तो ये हो गई पॉसिबिलिटी नंबर 1 और ये पॉसिबिलिटी नंबर 2। तो जो नॉर्मली SN2 मैकेनिज्म सीखे उन्हें लगेगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करेगा, बट क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है इसके वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है ये मोर हिंडर्ड कार्बन पर अटैक कर देता है, और ये सिर्फ एक ही ऐसी रिएक्शन है जिसमें ये होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा कि इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, बट एक्चुअली होगा ये कि इस कार्बन पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से H जुड़ा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है यहाँ पे OH2 अटैक कर देगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट के इस मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएगा, और ये OH और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो फाइनल हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखेगा, कार्बन और इस कार्बन पे OH जुड़ा रहेगा और यहाँ से पहले से OH जुड़ा है। हे ऑल, आई एम जरीन शेख एंड आज मैं आप सबको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताने वाली हूँ। यूजली जब हम ईथर का रिएक्शन कराते हैं किसी HX के साथ तो 2 एल्किल हैलाइड्स बनते हैं। जब हम HS एक्सेस में रहते हैं तब 2 एल्किल हैलाइड्स बनते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ केसेस है जब हम HX जितना भी एक्सेस में ले ले एल्किल हैलाइड एक ही बनता है। तो अभी एक उसका एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। तो अगर हम ये एग्जाम्पल अज्यूम करें, सपोज ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है एंड इधर एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अगर हम इसका रिएक्शन HX के साथ करा रहे हैं जो कि XS में है। हाँ, तो यूजली मैकेनिज्म ये होती है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं और वो इस हाइड्रोजन आयन को अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है एंड ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। सपोज फिनाइल को हम PH लिख देते हैं, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और एक इथाइल रहता है। और अब इसमें 2 केसेस होते हैं, ऑक्सीजन या तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिनाइल पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इथाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम रिएक्शन उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं जहाँ पे कार्ब कटायन जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में क्या होगा कि इथाइल पे पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए अपना ये बॉन्ड ब्रेक करके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा जहाँ पे एक अल्कोहल बनेगा और एक एल्किल हैलाइड बनेगा। लेकिन यहाँ पे HX जो है वो एक्सेस में है, यानी कि रिएक्शन और फॉरवर्ड जा सकती है, लेकिन इस केस में जाएगी नहीं, बिकॉज अगर हम ये अल्कोहल को वापस से कंसिडर करें और OH का लोन पेयर इस पे अगर डोनेट कराए तो एक साधारण सा आदमी क्या करेगा कि ऐसा कुछ कटायन बनाने की कोशिश करेगा
ऐसा कुछ कार्ब कटायन बनाएगा एंड इधर कोशिश करेगा कि वह एल्किल हैलाइड को जोड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो कटायन बना है उस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है जो कि स्टेबल नहीं होता। इस रिएक्शन में फर्दर एल्किल हैलाइड नहीं बनेगा और ये रिएक्शन इस अल्कोहल इस एल्किल हैलाइड में बन के रुक जाएगी और आगे प्रोसीड नहीं करेगी। So hey guys, myself Deep Vase. I am presenting the topic basic characters of halogens. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे यहाँ पे साइज बढ़ रही है, तो जो HI बॉन्ड है उस मतलब उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम हो जाएगी, तो इसकी कम हो जाएगी तो ये जल्दी से H+ आयन दे देगा। अब वो जल्दी से H+ आयन देगा तो अच्छा एसिड हो जाएगा, तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इससे मतलब और जो भी अब जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो हमेशा वीक रहता है, तो HI का जो है वो कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक रहेगा। और वही तो फिर अगर हम बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखें तो F- आयन का सबसे ज़्यादा, फिर Cl-, फिर Br- और फिर I-। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कैसे वैरी करता है। क्या है तो पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। अब पोलर प्रोटिक क्या है और पोलर एप्रोटिक क्या है, तो जैसे कि वाटर है तो ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें जो ऑक्सीजन है मतलब जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा है, और एसीटोन जैसे है ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे हो गया ये F- आयन, Cl- आयन, Br- आयन और I- आयन। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम यहाँ पे जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे मतलब ये हमेशा कोई सॉल्वेंट, जैसे H2 यहाँ पे सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट है तो यहाँ पे सॉल्वेशन होगा, और सॉल्वेंट यहाँ पे पानी है इसलिए यहाँ पे हाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पे मतलब जैसे F- आयन छोटा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, और I- आयन जो है वो बड़ा है तो उसका हाइड्रेशन कम होगा। तो इसका हाइड्रेशन कम होगा तो मतलब वाटर कम घेरेगा, और वाटर कम घेरेगा तो उसका बल्कीनेस कम हो जाएगा, और बल्कीनेस कम हो जाएगा तो अच्छे से अटैक कर पाए। तो इसलिए जो आयन है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे I- और फिर Br, फिर Cl और फिर F-। अब पोलर एप्रोटिक में देखते हैं, जैसे ये जो अनायन अच्छे से इसको धक्का देके यहाँ पे अटैक कर पाएगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगी। तो जैसे हम देखें F- आयन, Cl, Br और I-, तो इसमें मतलब इसमें देखोगे तो F- आयन की साइज छोटी होगी, तो साइज छोटी होगी तो उसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो अच्छे से तगड़ा रिपल्शन से जाएगा, मतलब तगड़ा रिपल्शन से जाएगा और रास्ते को खाली करेगा और अच्छे से अटैक कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मतलब F-, फिर Cl, फिर Br और फिर I। सो हे गाइस, माई सेल्फ अर्जुन उपाध्याय, और आज मैं SN1 और SN2 में डिफरेंशिएट करूँगा। अब SN1 और SN2 में मैकेनिज्म कैसा होता है, स्टार्ट कैसे होता है। जैसे हम एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, या कोई भी एल्किल हैलाइड, जैसे ये SN1 है और सेम इधर भी हम ले लेते हैं। अब SN1 में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो अगर हम एक न्यूक्लियोफाइल ले लें तो अब सबको पता है कि इन दोनों में कौन जल्दी से कौन सा हैलोजन जल्दी टूट जाएगा। जिस हैलोजन के टूटने पर कार्ब कैटायन बनता है, तो कार्ब कैटायन कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा? स्टेबल होगा 3 डिग्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हाइपर कॉन्जुगेशन, इथाइल इफेक्ट, आई इफेक्ट, सबसे कार्ब कैटायन को चार्ज डेंसिटी मिलने वाली है, तो कार्ब कैटायन यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस वाले 3 डिग्री कार्बन पर ज़्यादा होगा। अगर हम रेट भी देखें तो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ देखें SN2 में क्या होता है, SN2 में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे एक न्यूक्लियोफाइल ले लिए, 1 स्टेप प्रोसेस होती है SN2। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल, जैसे ये तो ठीक है, यहाँ देखते हैं पहले, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वैसे वैसे ये हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा।
ये वन स्टेप प्रोसेस होती है, मतलब ये साथ में होगा, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। अब हम यहाँ बात क्यों करें, डिफरेंशिएट इन दोनों में कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा तो यहाँ पे एक बल्की ग्रुप है CH3, यहाँ भी मोर हिंड्रेंस ज्यादा है यहाँ पे, तो ये अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल इस पर, और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा तो SN2 हो नहीं पाएगा। सेम अगर यहाँ देखे तो यहाँ हिंड्रेंस कम है, सबसे कम है हिंड्रेंस 1 डिग्री पे, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अच्छे से अटैक कर पाएगा, तो SN2 1 डिग्री में ज्यादा अच्छे से देगा और SN1 3 डिग्री में ज्यादा अच्छे से दे पाएगा। हे गाइस, मेरा नाम है तन्वी केतकर और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 1 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में से SN1 रिएक्शन कौन अच्छे से देता है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। और जैसे ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, अगर हमने इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर लिया तो ये इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। और यहाँ पे अगर हमने इसको ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा, और यहाँ पे अगर ये कर लिया तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, और 3 डिग्री जो कार्ब कैटायन होता है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसमें SN1 रिएक्शन 3 डिग्री कार्ब कैटायन जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे ज़्यादा फेवर होगी, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ पे कंपैरेटिवली कम उसका रेट कम होगा। मेरा नाम आदित्य गुल है। तो आज हम समझने जा रहे हैं कि क्यों एल्किल हैलाइड और अलाइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में फ़र्क आता है। जनरल टर्म में रिप्रेजेंटेशन में बात करेंगे। मान लीजिए ये एक हमारा एक जनरल एल्किल हैलाइड है और ये एक हमारा जनरल एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड वो होता है बेसिकली जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा होता है। तो देखते हैं न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है मान लो हमारे पास Nu-, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जहाँ वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो 2 कंडीशन ले लेते हैं, मान लो हमारे पास R+ बनता है या वो भी ना देखे तो यहाँ पे तो वो अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो अटैक जनरली इसीलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो वो सिंगल बॉन्ड को तो तोड़ने के लिए सक्षम होता है लेकिन वो डबल बॉन्ड को तोड़ने इतना स्ट्रांग होता नहीं है, इसीलिए वो जनरली न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन का जो रेट है, मान लो यहाँ वो R1 रेट देगा, यहाँ पे वो R2 रेट देगा, तो जो R1 होगा वो हमेशा R2 से ज़्यादा होगा क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड इजीली तोड़ पाएगा दैन डबल बॉन्ड। हाय, मेरा नाम वेदिका है और आज मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हमें क्वेश्चन में अल्किल हैलाइड दिया है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 केसेस दी है जिसमें हमें रेट बतानी है। तो फर्स्ट हम SN1 की रेट देखेंगे। तो SN1 की रेट सिर्फ अल्किल हैलाइड पे डिपेंडेंट होती है, विच इज़ वाई यहाँ पे जहाँ पे अल्किल हैलाइड डबल हो रहा है केस 1 में, तो यहाँ पे रेट डबल हो जाएगी SN1 की। वेरएस केस 2 में एक कांस्टेंट है तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट रहेगी SN1 की। अभी हम SN2 की रेट देखेंगे। SN2 की रेट अल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड होती है, विच इज़ वाई यहाँ पे सिंस A डबल हो रहा है और B भी डबल हो रहा है तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगी, वेरएस A कांस्टेंट है सेकेंड केस में और B डबल हो रहा है इसीलिए रेट डबल हो जाएगी। तो हे गाइस, माय सेल्फ अर्जुन उपाध्याय और आज अपन बात करेंगे इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस एक मस्त टॉपिक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ठीक है 2 वेव्स पकड़ लेते हैं, कोई भी, पहले टेक्निकल बातें करते हैं फिर एग्जांपल से समझेंगे। 2 वेव्स ले लेते हैं, 2 वेव्स की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम डायरेक्शन में, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अवनीश खड़ा है, हम दोनों बोल रहे हैं, तो दीप के कान में जो जा रही है सेम डायरेक्शन में जा रही है, ईयर्स में, कान में, तो सेम डायरेक्शन जा रही है और अगर सेम मान लेते फ्रीक्वेंसी भी सेम, तो उन दोनों के बीच में एक इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस से एक न्यू वेव पैदा होगी। अब जो इंटरफेरेंस है उसमें 2 टाइप होते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव हो गया और एक डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव नाम से समझ में आ रहा है कि 2 वेव मिलने के बाद कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है। अगर 2 वेव्स है, जैसे पानी की वेव्स है, छोटी छोटी वेव्स है, मिलके एक बड़ी वेव बना दे रही है तो उसको कंस्ट्रक्ट हो रही है, वो कंस्ट्रक्ट हो रही है। और वही अगर 2 वेव्स मिलके छोटी वेव बना देती तो डिस्ट्रक्टिव वेव हो जाती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पानी में जो वेव ऐसा अपन देखते हैं, पानी में वेव ऐसे चलते रहती है, तो कभी कभार आपने देखे होंगे कि 2 वेव ऐसा आपस में अगर कहीं एकदम इंटेंस अपन ऑब्जर्वेशन रखे तो अपने को पता चलेगा कि 2 वेव जब आने के बाद मिलती है तो कभी कभार वो ज्यादा ऊपर हो जाती है या कभी कभार वो बहुत नीचे हो जाती है या खत्म ही हो जाती है। तो उससे समझ सकते हैं अगर वो बड़ी हो रही तो कंस्ट्रक्टिव हो गई
नीचे हो गई या कम हो गई तो डिस्ट्रक्टिव हो गई। कंस्ट्रक्टिव मतलब अब इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इनका मल्टीप्लीकेशन। अब फ्रीक्वेंसी, अब ये तो टेक्निकल बातें हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव में तो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ये डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में। इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम होती है और डिस्ट्रक्टिव जो है उसमें मिनिमम होती है। इंटेंसिटी के फॉर्मूले में, अब पूरा फॉर्मूला तो बोलने में क्या ही बोलूं, अब सबको पता है, उसकी वो प्रोपोर्शनल होता है cos फाई के, इंटेंसिटी जो है। अब ज्यादा cos फाई में घुसते नहीं है, पर cos फाई के प्रोपोर्शनल अब अपन समझ सकते हैं cos फाई जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब cos फाई +1 होगा, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 जाती है और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 जाती है। तो वही कंस्ट्रक्टिव के लिए कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई +1 होगा। और वही डिस्ट्रक्टिव मतलब इंटेंसिटी मिनिमम मतलब सबसे छोटी वेव, वो कब होगा, जब cos फाई -1 होगा। So hey guys, my name is Sarvi and I will explain about interference. तो जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और डायरेक्शन भी सेम होता है, जब वो मिलते हैं तो वो कुछ अलग बनाते हैं, उसकी इंटेंसिटी अलग होती है, इसे ही हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर हम थोड़ा टेक्निकली जाए तो इसमें एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसे हम थोड़ा नॉर्मलाइज करें तो एग्जांपल ले लेते हैं बीच पे, मतलब वाटर वेव्स का। तो जब पानी के दो वेव्स मिलते हैं तो कभी कभी वेव्स बहुत बड़े बन जाते हैं और कभी कभी बहुत छोटे। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो गए, मतलब वो ऐसे कुछ आए कि उनका एम्पलीट्यूड हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा। इस केस में जो वेव्स होते हैं वो बहुत बड़े बन जाते हैं, और अगर उनके एम्पलीट्यूड्स डायरेक्टली ऐड नहीं हुए या जो कुछ भी हुआ तो वेव्स बहुत छोटे बन जाते हैं, इसे हम डिस्ट्रक्टिव कहेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है क्रेशा कुंभलवार और मैं YDSC का सेटअप एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो YDSC क्या है? तो YDSC है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो यंग्स नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जो लाइट रहता है उसका एक ड्यूअल नेचर रहता है, वो वेव के भी फॉर्म में रहता है और पार्टिकल के भी फॉर्म में। तो जो यंग्स है उसने जो लाइट है उसको वेव के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। इसके लिए उसने एक सेटअप यूज़ किया था जिसमें उसने एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें उसने दो होल्स किए ऑफ इक्वल, मतलब उन दोनों के बीच कुछ दूरी थी, और जो उनकी दूरी थी उसको उसने स्मॉल d कहा, और उसने एक स्क्रीन को प्लेस किया। एंड देन जो स्क्रीन और जो ये जो स्लिट है, कार्डबोर्ड की स्लिट, उसके बीच की दूरी कैपिटल D थी। तो उसने इंटरफेरेंस का फिनोमेना इससे एक्सप्लेन किया। अब इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस एक फिनोमेना है जिसमें जब दो वेव्स को वो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में भेजते हैं तो उस फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो जब उसने एक लेजर लाइट ली एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस के, मतलब एक कोहेरेंट सोर्स और एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, जब उसने लाइट इस दोनों स्लिट से पास की तो उसने देखा कि यहाँ पे जो एक फ्रिंज पैटर्न फॉर्म हो रहा था, मतलब अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे थे। एंड इसके वजह से जो है अल्टरनेटिव ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे थे, तो इससे उसने एक्सप्लेन किया कि इंटरफेरेंस क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या है। मान लो कि तुमने एक ही सोर्स यूज किया है लेकिन फिर भी सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी 4i के बराबर नहीं है, तो क्या रीजन है? 4i के बराबर नहीं आ रही है जब जो दोनों के जो सेपरेशन, जो स्लिट्स की जो दूरी है वो एक छोटा हो और एक बड़ा हो, उसके कारण वो मतलब अलग आ जाएगा। So hey guys, my name is Satyavrat Man and I am from class 12 medical progenum. So today I am going to explain to you the YDSC experiment. तो होता क्या है कि जो लाइट है उसका ड्यूअल नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। तो अलग, तो ये बहुत डिबेटेबल है कि एक्चुअल वेव नेचर क्या है लाइट का। तो जो यंग्स थे उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो वेव नेचर की होती है और उसको प्रूफ करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड लिया और उसमें दो छोटे छोटे छेद कर दिए, दैट इज स्लिट्स बना दिए, और फिर यहाँ से उन्होंने एक कोई लाइट का सोर्स ले लिया, एक टॉर्च ले ली और इस पर लाइट चमकाई। तो क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीन रख दी फिर, तो यहाँ से लाइट वेव फॉर्म में गई और यहाँ पे उन्हें बहुत सारे फ्रिंजेस मिले। फ्रिंजेस मतलब उन्हें बहुत सारे लाइट के पट्टे मिले। तो उन्होंने देखा कि कुछ लाइट के पट्टे एक ब्राइट थे और कुछ डार्क थे, और जिनके बीच में गैप था वो इक्वल डिस्टेंस पे था। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो सेंटर पे जो ब्राइट लाइट का पट्टा बन रहा है, दैट इज सेंट्रल फ्रिंज, वहाँ पे दोनों लाइट के जाके जो
जो टॉप है क्रेस्ट है वो जाके मिल रहे हैं, इसलिए वो जगह ब्राइट बन रही है, दैट इज दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो रहे हैं वहाँ पे। और जो डार्क फ्रिंज है वहाँ पे एक का क्रेस्ट मिल रहा है और दूसरे का जो वेव का जो निचला हिस्सा होता है वो मिलता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डार्क होता है।